स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. Thermo mean heat and dynamics mean changes. So thermodynamics deals with the flow of heat or any other form of energy. असल में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही एक फॉर्म है. इस लॉ को डिस्कवर किया था विलियम गिब्स ने इन 1873. According to this law, total energy of the system and its surrounding is conserved. इसको समझने के लिए हम कंसिडर करेंगे एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम. तो ये एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है और कंसिडर करें कि यहाँ पर एक गैस मौजूद है और ये पिस्टन है जो मूव कर सकता है. हमने इस सिस्टम को कुछ हीट प्रोवाइड किया है. इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम में हमने क्यू अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड किया है. तो इससे होगा क्या, देखिए. इससे तो सबसे पहले जो मॉलिक्यूल्स है यहाँ देखिए इस सिस्टम के अंदर, इन मॉलिक्यूल्स का जो स्पीड है वो इंक्रीज़ होगा. इससे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा और इसके प्रेशर में भी इंक्रीमेंट होगा. तो जो पिस्टन है, अब ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा और कुछ देर बाद हमें सिस्टम में ये चेंज दिखेगा. यहाँ पर ये जो पिस्टन है ये अपवर्ड की तरफ मूव करता है. कंसिडर करें कि ये इतना ऊपर तक पहुँच गया है. तो पिस्टन अपवर्ड की तरफ मूवमेंट शो कर रहा है और ये किस वजह से ऊपर की तरफ मूव करता है. तो देखिए, अगर ये थर्मोडायनेमिक्स इस पिस्टन को ऊपर की तरफ चढ़ाए इस वेट के अगेंस्ट, माने ये एक वेट है, ये देखिए ये एक वेट कंसिडर करें. तो ये देखिए इस वेट के अगेंस्ट ही इस पिस्टन को अपवर्ड की तरफ मूव करने पर मजबूर करता है ये सिस्टम. इसका मतलब यहाँ पर कुछ काम हो रहा है. कौन काम कर रहा है? ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम काम कर रहा है. कंसिडर करें कि ये W काम किया गया जब ये पिस्टन मूव करता है ऊपर की तरफ. देखिए ये वर्क कौन कर रहा है? ये काम थर्मोडायनेमिक सिस्टम कर रहा है. अब देखिए हो क्या रहा है. हमने प्रोवाइड किया Q अमाउंट ऑफ हीट जिसको इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम ने ऑब्जर्व कर दिया. तो ये Q अमाउंट ऑफ हीट जिसको इस सिस्टम ने ऑब्जर्व किया, उस अमाउंट ऑफ हीट का कुछ पार्ट ये सिस्टम अपने पास रिटेन कर लेता है, ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम, और एक पार्ट ये थर्मोडायनेमिक्स इस सिस्टम पे इस काम के लिए लगा लेता है. अब जो पार्ट ये सिस्टम अपने अंदर रिटेन कर लेता है वो रिटेन अमाउंट ऑफ हीट इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करता है. अब चलिए देखिए कि ये जो इंटरनल एनर्जी है ये क्या होती है. देखिए इस सिस्टम में जो मॉलिक्यूल्स है, इन मॉलिक्यूल्स के पास कुछ स्पीड है. देखिए ये मॉलिक्यूल्स है इस सिस्टम में, इनकी स्पीड होती है और ये रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं कुछ इस तरह. ये देखिए, तो जब कुछ अमाउंट ऑफ हीट ये ऑब्जर्व कर लेता है और बाकी एनर्जी तो वर्क पे लगा लेता है. तो जो अमाउंट ये ऑब्जर्व कर लेता है वो किस फॉर्म में रखेगा अपने पास. तो मान ले ये वही मॉलिक्यूल्स है, इनका जो स्पीड होगा वो स्पीड बढ़ जाएगा, इंक्रीज़ होगा. अब ये मॉलिक्यूल ज़्यादा तेज़ी से मूव करने लगेंगे, इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा. उस हीट की वजह से इन मॉलिक्यूल्स का स्पीड बढ़ गया. हम सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन की बात कर रहे हैं. अगर ये ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें एक से ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स नहीं हैं, डाई या ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, तो होगा क्या, इसने कुछ रोटेशनल मोशन भी कैरी करना है. तो इनका रोटेशनल मोशन भी बढ़ेगा, इन मॉलिक्यूल्स का रोटेशनल मोशन भी इंक्रीज़ हो जाएगा ड्यू टू इंक्रीज इन हीट, दैट इज़ Q अमाउंट ऑफ हीट. और साथ साथ इनका वाइब्रेशनल मोशन भी इंक्रीज़ हो जाएगा. वाइब्रेशनल मोशन कंसिडर करें कि ये एक एटम है, ये एक दूसरा एटम है, दोनों मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहा है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल. वाइब्रेशनल मोशन का मतलब है कि ये मॉलिक्यूल आगे पीछे मूव करेगा. ये देखिए ऐसे आगे पीछे मूव करेगा. कभी ये क्लोज आ जाएंगे ये एटम्स एक दूसरे के, और कभी एक दूसरे से थोड़ी दूर चले जाते हैं. इसको हम इनका वाइब्रेशन कहते हैं. जितनी ज़्यादा इनके पास वाइब्रेशन एनर्जी रहेगी उतनी ज़्यादा इनकी मॉलिक्यूल्स के एटम्स ऑसिलेट करेंगे.
तो इनके पास इंटरनली हम कह सकते हैं कि 3 टाइप्स की एनर्जीज होती है। एक तो ट्रांसलेशन मोशन की वजह से, सेकंड रोटेशनल मोशन की वजह से, और थर्ड होती है वाइब्रेशनल मोशन की वजह से। तो जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो एक पार्ट ये ऑब्जर्व कर लेता है, जिसकी वजह से इन मॉलिक्यूल्स की तीनों एनर्जी में इंक्रीमेंट होता है, जिसको हम जनरली इंटरनल एनर्जी कहते हैं। तो हमने मान लिया कि इस केस में जो इंटरनल एनर्जी है, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद U1, ये देखिए U1 को यूज़ किया जा रहा है। और दूसरे केस में जब इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई, रिप्रेजेंट करते हैं विद U2। तो हम कह सकते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी represented by del U, which is equal to U2 minus U1। अब देखिए, हमने इस सिस्टम को जितना एनर्जी दिया, उसी एनर्जी का एक पार्ट ये सिस्टम रिटेन कर रहा है। कितना पार्ट ये रिटेन कर रहा है? डेल्टा U। और एक पार्ट ये हर्च कर रहा है। ये जो सिस्टम है, ये इस एनर्जी की एक पार्ट को काम में यूटिलाइज या हर्च कर रहा है। तो सिंपली हम कह सकते हैं जो एनर्जी हमने इस सिस्टम को दिया, दैट इज Q, ये बराबर होना चाहिए जितना इसने रिटेन कर लिया प्लस जितना इसने काम में लगा दिया। मान लीजिए कि आपके पास 200 रुपीज़ मौजूद है। 200 रुपीज़ आपके पास मौजूद है। ये देखिए, इधर हम लिख लेते हैं 200 रुपीज़। अब मैंने आपको 100 रुपीज़ दी है, तो ये आपके पास 200 रुपीज़ ऑलरेडी है और मैंने आपको और दे दी है 100 रुपीज़। तो आपके पास आ जाते हैं और 100 रुपीज़। देखिए, आपके पास ऑलरेडी 200 रुपीज़ थे। ये देखिए 200 रुपीज़ है। तो आपने क्या किया? तो इस 100 रुपीज़ का 40 रुपीज़ अपने पास रख लिए। तो यहाँ आपने रिटेन कर लिया इस 100 रुपीज़ की 40 रुपीज़ को अपने पास। तो आपके पास अभी 240 रुपीज़ हो गए और बाकी आपने खर्च कर दी। इसका मतलब है कि आपने 60 रुपीज़ खर्च की। ठीक है ना? तो यहाँ पर मैंने आपको जो 100 रुपीज़ दी थी, जो कि यहाँ पर दिख रहा है इन द फॉर्म ऑफ Q, हमने सिस्टम को दिया। सिस्टम ने क्या किया? कुछ पार्ट अपने पास रख लिया। जिस तरह आपने 40 रुपीज़ अपने पास रखे, तो सिस्टम अपने पास कितना रखता है? इधर ये देखिए डेल्टा U रखा अपने पास, ये U2 नहीं रखा अपने पास। ये देखिए, जिस तरह आपने इस 100 रुपीज़ में 40 रुपीज़ अपने पास रखे है, उसी तरह सिस्टम ने भी डेल U अपने पास रखा है। तो उसी तरह यहाँ पर U2 नहीं रखा गया है। क्यों से U2 नहीं रखा गया सिस्टम के पास, बल्कि डेल्टा U रखा गया है। सिस्टम ने इतना रिटेन कर लिया और बाकी इसने ये जो W है, इस सिस्टम ने सराउंडिंग पे खर्च कर दिया, वर्क डन में खर्च किया। जिस तरह आपने यहाँ पर 60 रुपीज़ खर्च की, तो अब ये जो 100 रुपीज़ है, ये 100 रुपीज़ बराबर होने चाहिए। ये देखिए, इस 60 रुपये और इस 40 रुपये की सबमिशन के बराबर होने चाहिए। 60 रुपीज़ और 240 रुपीज़ की सबमिशन के बराबर नहीं, बल्कि 40 और 60 रुपये की सबमिशन के बराबर होनी चाहिए। मतलब ये कि ये क्यों बराबर होना चाहिए? वर्क डन जो कि इस वैल्यू की इक्विवेलेंट है, प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो कि U2 माइनस U1 है। यहाँ पर देखिए 240 माइनस 200। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि Q इज इक्वल टू डेल U प्लस W। अब इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। स्टूडेंट्स, एक बात माइंड में रखिए कि वर्क हैज़ अपोजिट साइंस एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। वर्क डन बाय सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव साइन इन केमिस्ट्री एंड इज पॉजिटिव इन फिजिक्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, इंटरनल एनर्जी को हम डेल E से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसलिए उस इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं कि Q इज इक्वल टू डेल E प्लस W। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमारे पास क्या होता है? इसमें हम बात करते हैं एनर्जी की
और हम ये बात करते हैं कि हम इस एनर्जी को दोबारा ना क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उस एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि एनर्जी एक फॉर्म से, जिस तरह हमने हीट की बात की थी, तो वो एक फॉर्म से किसी दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है। जिस तरह अभी हमने इंटरनल एनर्जी की बात की थी, दैट इज़ डेल ई, और हीट की अमाउंट कन्वर्ट हो जाती है वर्क डन के लिए। इसलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं वर्क। देखिए स्टूडेंट्स, अब अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करें तो हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगी, दैट इज़ क्यू माइनस डब्ल्यू। अब क्या होता है, देखिए अगर हम कोई भी सिस्टम ले लेते हैं और हमने अभी बात की थी कि इसके अंदर गैस मौजूद है और हमने उस सिस्टम को हीट भी प्रोवाइड की थी और हमने ये भी ऑब्ज़र्व किया था और हमने देखा था कि यहाँ पर कुछ चेंज आ जाता है। चेंज किस में आता है? गैस मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम में, क्योंकि पिस्टन की पोजीशन चेंज हो जाती है। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि ये वर्क डन बाय द सिस्टम है, दैट इज़ वर्क डन बाय द सिस्टम। सिस्टम का क्या मतलब है? ये हमारे पास जो गैस है इसको हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं। अब ये सिस्टम कोई भी हो सकता है, कोई केमिकल हो सकता है, कोई गैस हो सकता है, जिसके ऊपर हम काम करते हैं तो हम कहते हैं कि ये हमारा सिस्टम है। तो इस तरह हम ये देखते हैं कि ये वर्क डन बाय द सिस्टम है, क्योंकि इसने पिस्टन को ऊपर मूव करा दिया है। और स्टूडेंट्स ये इक्वेशन मेमोराइज करें कि जब वर्क डन बाय द सिस्टम होता है तो उस केस में W इज़ इक्वल टू माइनस P डेल V, P फॉर प्रेशर एंड डेल V इज चेंज इन वॉल्यूम। वर्क डन बाय द सिस्टम है तो हम माइनस साइन यूज़ करते हैं। अब अगर इस इक्वेशन में हम W की वैल्यू पुट करें तो ये बन जाता है Q माइनस, ये देखिए हम इसको इस तरह फिर शो कर सकते हैं, डेल ई इज़ इक्वल टू Q माइनस ब्रैकेट माइनस P डेल V। एक माइनस इक्वेशन का अपना है और दूसरा माइनस का साइन वर्क डन की एक्सप्रेशन में प्रेजेंट है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो माइनस इंटू माइनस बिकम्स इक्वल टू प्लस। इसलिए हम कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी कॉम्बिनेशन है हीट और वर्क डन के। तो ये है हमारे पास एक्सप्रेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। अब अगर हम ये बात करें कि हमारे पास कुछ इस तरह हो रहा है कि गैस अपने पिस्टन को मूव नहीं करवा रही, मतलब कि वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आता, फिर हम डेल वी शो नहीं करेंगे और हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल वी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। मतलब अब अगर ओवरऑल वॉल्यूम की बात करें तो चेंज इन वॉल्यूम ज़ीरो की इक्वल होगा, तो वर्क भी हमारे पास क्या हो जाएगा? ज़ीरो। तो हम कह रहे हैं कि जब हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए, कि वॉल्यूम एक जैसा ही रहे, तो उस केस में हमारे पास वर्क नहीं होगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि वॉल्यूम हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है ना, तो हमारे पास वर्क हो जाएगा ज़ीरो की इक्वल। अब अगर इस W इज़ इक्वल टू ज़ीरो को हम इस एक्सप्रेशन में पुट करें तो इसकी रिजल्ट्स में हमारे पास क्या होगा? हम इस तरह लिख सकते हैं कि डेल E वो इक्वल हो जाएगी इज़ इक्वल टू Q, और यहाँ पर हम छोटा सा V लिखेंगे। इसका मतलब है कि जब हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो हमारे पास सारी की सारी इंटरनल एनर्जी इक्वल होगी अमाउंट ऑफ हीट के, दैट इज़ QV। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम पे कि जब वॉल्यूम में कोई भी चेंज ना आए, सो हम कह सकते हैं कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम Q अमाउंट ऑफ हीट बराबर हो जाती है डेल E के, मतलब इंटरनल एनर्जी के। तो ये था हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।